कल लेंगे लंबी क्लास हम, है ना? अब 11:30 12 बजे तक लेंगे कल। आज? हाँ कल लेंगे। आज तो नहीं, वैसे पहले एक दिन पहले बताना पड़ता बच्चे, उस हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल सेट करते हैं। तो कल लंबी क्लास लेंगे। कल ये एन कंप्लीट करा देंगे आपकी पूरी अंतर समीकरण वाला टॉपिक। आज तो वो जो शेष बचा हुआ उसे करा देते हैं। ठीक है भाई, अब आवाज नहीं करेंगे। अजी कल आपका ये चल रहा था न्यूटन रैप्सन सूत्र, यही तो टॉपिक था, न्यूटन रैप्सन सूत्र, जिसके अंदर एक्स एन प्लस वन बराबर एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन वसरते एफ डैश एक्स एन नॉट इक्वल टू 0। ये वाला क्वेश्चन था कि एक्स एन प्लस वन बराबर एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन वसरते एफ डैश एक्स एन नॉट इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चर दोनों जगह आ चुका फॉर्मूला है, सीधा सीधा पूछा जा चुका है। ये न्यूटन रैप्सन का सूत्र होता है। न्यूटन रैप्सन के सूत्र में इसको व्युत्पन्न करने के लिए इसके नज़दीक कोई अन्य मूल्य लेते हैं, उसके संगत उस वक्र पर क्या खींची जाती है, स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखाएं खींचते खींचते उस एग्जैक्ट मूल्य तक आप पहुंचते हो। ठीक है भाई, ये होता है न्यूटन रैप्सन का सूत्र। कल हम इसे करा चुके थे, जिसके अंदर हमने 3 रिजल्ट भी आपको याद कराए थे न्यूटन रैप्सन के सूत्र के। अब 3 रिजल्ट्स में एक तो हमने 2.2790 कुछ ऐसा आया था उसका आंसर, एक का 5018 था, 1.5018 था, और एक और था, एक का 4 और 5 के बीच में था, तो 4.4364 कुछ ऐसा था, यानी 4.44 के समथिंग था। तो ये 3 रिजल्ट हमने कल रटा दिए थे आपको, और मूल निकालना मैंने बता ही दिया था इस फॉर्मूले से कि मूल कैसे निकाला जाएगा, जिसमें वर्गमूल हो या घनमूल हो या इनवर्स हो, इस प्रकार के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अब इसके कुछ अन्य रिजल्ट्स और हैं, वो हम और लिख लेते हैं भाई। इसके कुछ अन्य रिजल्ट्स और हैं, वो और लिख लेते हैं, जो कॉलेज लेक्चरर में पूछे गए थे सीधे, और बाद में भी पूछे जा सकते हैं, बुक से बाहर कभी पूछते नहीं। लिखो भाई, पहला डालेंगे बहुल मूलों के लिए न्यूटन रैप्सन सूत्र। बहुल मूलों के लिए न्यूटन रैप्सन सूत्र, फॉर मल्टीपल रूट्स के लिए निकालेंगे इसको, है ना। न्यूटन रैप्सन सूत्र है, वो भी किसके लिए बोलो, बहुल मूलों के लिए न्यूटन रैप्सन सूत्र। तो इसका फॉर्मूला आता है भाई एक्स एन प्लस वन बराबर एक्स एन प्लस वन बराबर एक्स एन माइनस एम एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन बशर्ते एफ डैश एक्स एन नॉट इक्वल टू 0। वैसे तो याद ही है आपको फॉर्मूला तो, हाँ फॉर्मूला तो क्या याद है,
एक्स एन प्लस वन बराबर होता है एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, लेकिन इसकी मल्टीप्लिसिटी एम दे रखी है, जैसे कि अल्फा है और कोई भी मूल है अल्फा, और अल्फा एम बार रिपीट हुआ है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, तो एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर 2, यानी उस समीकरण के दो मूल निकले, लेकिन दोनों कैसे निकले, समान निकले, एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर 2। तो यहाँ पर एम का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाता है, एम का मान कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो लिख लीजिए, जो कि एम मल्टीप्लिसिटी बोल सकते हो बाहुल्य मूल को, या मल्टीपल रूट्स के लिए न्यूटन रैप्सन सूत्र है, न्यूटन रैप्सन सूत्र फॉर मल्टी न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लिसिटी रूट्स। सपोज दैट अल्फा जो है आपका एम बार रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है, एम बार, माना अल्फा एम बार रिपीट हुआ है, रिपीट यानी कि पुनरावृत्ति हुआ है, जो रूट है ना वो सपोज दैट कितनी बार रिपीट हुआ है, एम बार रिपीट हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्स एन माइनस एम एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। लिख लो, इसमें भी नोट डाल लो, इसमें नोट डालो, बोल रहे हैं लिखो, यह सूत्र ये वाला जो लगा हुआ है ना पहला वाला, इसमें नोट डाल रहे हैं, इसमें नोट डालो, यह सूत्र बोल रहा हूं लिखो इसमें नोट डालकर, यह सूत्र तभी काम में लिया जाता है, यह सूत्र तभी काम में लिया जाता है जबकि हमें मूल का बाहुल्य, बाहुल्य यानी मल्टीप्लिसिटी, मूल का बाहुल्य यानी कि मल्टीप्लिसिटी पहले से मालूम हो, मल्टीप्लिसिटी पहले से मालूम हो। अगर पहले से मालूम है जब तो हम ये सूत्र यूज करेंगे, अगर मल्टीप्लिसिटी मालूम नहीं है यानी कि अल्फा बाहुल्य है या नहीं है और हमें मालूम नहीं है, तो दूसरे सूत्र का उपयोग करते हैं। यदि मूल का बाहुल्य ज्ञात नहीं हो, मूल यानी कि अल्फा लिख लो भले, मूल अल्फा का बाहुल्य ज्ञात नहीं हो, तब निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं, अगर बाहुल्य ज्ञात है जब तो ऐसे कर लेना, उसी सूत्र का डायरेक्ट ही प्रयोग करके आंसर आ जाता है। अगर ज्ञात ना हो आपको तो इस सूत्र का प्रयोग करना होगा। एफ डैश एक्स एन का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स एन और एफ डबल डैश एक्स एन, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर आपको है तो मल्टीप्लिसिटी रूट पर ज्ञात नहीं है आपको, तो इस वाले फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा, एक्स एन माइनस एफ एक्स एन एफ डैश एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स एन एफ डबल डैश एक्स एन। अब क्या होगा, इन पे क्वेश्चन तो आएगा नहीं एग्जाम पेपर में, और कभी ये पूछा भी नहीं गया,
पर बाय द वे रिजल्ट सीधा पूछ लिया जाए तो आपका लिखा होना चाहिए, तो कम से कम एक बार भी पढ़ के जाते हो तो वहाँ एग्जाम पेपर में अगर आंसर दिखाई देगा तो आप आंसर तो टिक कर सकते हो। तो रिजल्ट के तौर पर आपको याद होना चाहिए। किसके तौर पर याद होना चाहिए? रिजल्ट के तौर पर याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पेपर में हमेशा क्या पूछे जाते हैं? रिजल्ट ही पूछे जाते हैं। हमेशा जो एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं? बोलो, रिजल्ट ही पूछे जाते हैं। लिख लिया? वर्गमूल और ये तो मैं करा ही चुका था। हाँ भाई, यही वाला फॉर्मूला होता अगर आपको ज्ञात होता दो मूल ज्ञात होते। हाँ भाई, जैसे अल्फा 2 बार रिपीट हुआ है तो यहाँ पर कितना रख दिया जाता? 2 रख दिया जाता। जैसे कि पूछा गया एक बार पूछा गया है तो यहाँ पर m का मान 2 रख देते, तो xn माइनस 2f xn अपॉन f डैश xn। तो वो पूछा गया है आपसे एक बार, तो लिख लीजिए उसको भी। ये आपकी बुक में तो 16 नंबर का एग्जाम्पल है। यदि x बराबर xn के सामीप्य में x बराबर xn के सामीप्य में समीकरण f(x) बराबर 0 के दो मूल का युग्म हो। अब देखो कितने मूल हो गए? बोलो, द्विमूल युग्म हो, मतलब 2 मूल आ रहे हैं इसके। ठीक है भाई? तब न्यूटन रैप्सन सूत्र, न्यूटन, ये आया हुआ है शायद सेकंड उसमें कॉलेज लेक्चरर में, है ना? न्यूटन रैप्सन सूत्र क्या हो जाएगा? बोलो, m के स्थान पे कितना हो जाएगा? 2। अब आपको ज्ञात है ना 2 मूल, बराबर हो जाएगा आपका xn माइनस 2 f ऑफ xn अपॉन f डैश xn। ये हो जाता है। द्वियुग्म कह दिया ना उसने। So that the modified Newton-Raphson method gives a quadrature convergence when the equation f(x) equals to 0 has a pair of double root, has a pair of double roots। वो ये डबल रूट का पेयर रखती है इक्वेशंस में। तो यहाँ तो m का मान 2 रखना, मतलब मूल की पुनरावृत्ति होती है इसमें। पुनरावृत्ति वाला ही केस है, हो नहीं है, पुनरावृत्ति वाला ही केस है, डबल पेयर रख रहा है उसी का। हमेशा देखो एक चीज ध्यान रखो, हमेशा इसमें एक चीज ध्यान रखो, ये डबल पेयर वाला रूप होता है। ये लिख लिया ना आपने सभी ने? लिख लिया सभी ने? एक लिखो न्यूटन रैप्सन का सेबी सबरूप, सेबी सबरूप। तीसरा, एग्जाम पेपर में सीधे आ जाते हैं ये। अजय, न्यूटन रैप्सन का कौन सा रूप? बोलो, सेबी सब। आवाज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। न्यूटन रैप्सन का कौन सा रूप है? बोलो, सेबी सब रूप। ये होता है, इसमें लिख लीजिए समीकरण f(x) बराबर 0, समीकरण f(x) बराबर 0, आवाज नहीं बे, f(x) बराबर 0 के मूल के लिए सेबी सब।
के मूल के लिए न्यूटन रैप्सन सूत्र का अधिक व्यापक न्यूटन रैप्सन सूत्र का अधिक व्यापक रूप या सेविसब रूप निम्न होगा। अधिक व्यापक सेविसब रूप जो है वो निम्न होगा। तो ये आता है आपके पास। अरे लाला, हम कह रहे हैं आवाज़ नहीं, कोई चीज़ की मना करें, छोटे बच्चा हूँ, जिद्द करेंगे घर में, लाला यह काम मत करियो। अरे यहाँ में तो बहुत ज़्यादा उपलब्धि, हम तो यही करेंगे। लाला मत करियो ना साहब, यही करेंगे। लाला मान जा ना मान, फिर मैया बाप पकड़े इतकू आ तू पहले तो जब जाकर नहीं कह तो जब ना माने तो ना माने, कुछ कुछ की आदत होती है। तो लाला ऐसा कई काम करें कि बचपन की याद अन्य ताज़ा करना चाहें। एफ डैश एक्स नॉट। अब वो ज़माने नहीं है, अब बच्चे को बहुत आराम से सिखाया जाता है। और आप भी स्कूल में लग जाओ तो कभी किसी बच्चे को मत पीटना। नहीं काहे दिन बच्चा का मूड खराब है तो फिर मास्टर घेर ले को रास्ता है। प्यार से सिखाओ, सब कुछ सीखते हैं। अरे ऐसे तो कुछ नहीं है, पर जब हम इसमें क्या होता है कि अगर हम आपके मन के अंदर डर भर के रखेंगे ना, तो आपकी हिम्मत ही नहीं होगी हमसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप करने की। और कोई भी क्वेश्चन पुटअप ही नहीं कर सकते आप हमसे, तो अपने डाउटेशन कैसे क्लियर करेंगे? ये चीज़ें होती हैं। और फिर क्या होता है, अच्छे टीचर की निशानी भी यही होती है कि अगर गलती कर रहा है तो अपनी गलती को हमेशा एक्सेप्ट करे। उससे क्या होता है कि आज उसने गलती एक्सेप्ट की है तो उसमें सुधार करेगा, तो और मॉडिफाइड होता रहता है। और अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आज अपनी गलती को दबा दी हमने बच्चे पे प्रेशर देके, तो कल हम सुधार नहीं करेंगे तो हमारा स्तर वहीं तक रह जाएगा। कोई भी टीचर का स्तर वहीं तक रहता है, वो फिर इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता। हमेशा कभी भी अगर आप गलती करो, अगर आपकी गलती है तो एक्सेप्ट करो, उसमें कोई बुराई नहीं। जो गलत होता है वो हमेशा गलत ही होता है, जो सही होता है वो हमेशा सही होता है। देखो इसमें क्या किया, x1 निकाला है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ये आता है x0, फिर ये एफ एक्स नॉट अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव -1/2 एफ एक्स नॉट का होल स्क्वायर, फिर सेकंड डेरिवेटिव और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव का क्यूब। ये सभी सब रूप होता है। अभी पूछ लिया जाए तो आपको याद होना चाहिए, अगर पूछ लिया जाता है तो याद होना चाहिए। मल्टीप्लिसिटी रूट m के लिए हो तो m से मल्टीप्लाई, और द्विमूल के लिए हो तो 2 से मल्टीप्लाई करके, वो तो सीधे याद हो जाते हैं। और यही पूछा जाता है सभी सब रूप। यही फॉर्मूले आपसे बार बार पूछे गए और यही आपसे पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अभिसरण की। एक अभिसरण का कॉन्सेप्ट और रुका हुआ है इसके अंदर, चारों का अभिसरण और अभिसरण की दर। तो एक अभिसरण का कॉन्सेप्ट और रुका हुआ है, उससे और पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद इसकी जो शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको एक बार कर लेंगे, और इनको करने के बाद फिर कुछ टॉपिक बच जाता है तो वो कल हम पूरी करा देंगे। कल आपका अंतर समीकरण का टॉपिक ले लेंगे, 4 घंटे की क्लास में पूरा हो जाएगा कहीं हद तक। और इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। क्या चीज़ 7 बजे? नहीं बच्चे भाई सबका देखना पड़ता है। कुछ बच्चे की क्वालिटी तो होती है सुबह 4 बजे जगने की, और कुछ की क्वालिटी होती है शाम को 4 बजे जगने की। दोनों में अंतर होता है ना। अब आ जाते हैं, पर हर चीज़ें होती हैं, पर भगदड़ करो क्या। हाँ वो चीज़ें होती है। क्या नहीं आता है? दूध को कहा करे तो दूध सुबह, चाय तो रास्ता में मिल जाएगी। दूध पढ़ ले, पढ़ ले। जब ड्यूटी देखो 7 बजे की, जब कैसे जाए करेगो है भाई। कहा ले लेगो इसको, स्कूल की बगल में। चलो अच्छी बात है भाई, आवाज नहीं आओ।
अब देखिए अभिसरण, कन्वर्जेंट। अब ये जो कन्वर्जेंट का टॉपिक है ना, अभिसरण कन्वर्जेंट, इस कन्वर्जेंट वाले टॉपिक की अगर हम चर्चा करें, पुनरावृत्ति रह गई क्या? अब चलो अभिसरण लिख लो, पुनरावृत्ति का अभिसरण इसी के साथ में लिखा दूंगा। अब देखो इसकी अगर हम चर्चा करें अभिसरण की, रियल एनालिसिस में आप पढ़ोगे इसको, वास्तविक विश्लेषण में, और यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी आती है, बट वहाँ आपके सिलेबस में नहीं है अभी तक। अगर हम इस अभिसरण की बात करते हैं कन्वर्जेंट की, देखो एक तो पढ़ते हो अनुक्रम का अभिसरण, अनुक्रमों का अभिसरण, कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस। अभी आपको ये नहीं पता कौन कौन सा अभिसरण पढ़ते हैं हम। एक तो पढ़ा जाता है किसका, अनुक्रम का अभिसरण, कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस। एक होता है श्रेणियों का, श्रेणियों का अभिसरण, यानी कि कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है ना ऊपर वाला, ये फर्स्ट ग्रेड में नहीं है और ये फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में दोनों है, सेकंड ग्रेड में दोनों। एन का भी अंतर समीकरण ज़्यादा ही है सेकंड ग्रेड में। फिर दूसरी अगर हम चर्चा करें, एक अभिसरण ये होता है फलनों की अनुक्रम और श्रेणी का अभिसरण, फलनों की अनुक्रम व श्रेणी का अभिसरण, श्रेणी का अभिसरण। ठीक है भाई, एक ये होता है। इसमें से सेकंड ग्रेड में कितने क्वेश्चन थे इस बार? 3। ठीक है, एक होता है एकांतर श्रेणी का अभिसरण, एकांतर श्रेणी, एकांतर श्रेणी में यानी कि निरपेक्ष और सापेक्ष अभिसरण, निरपेक्ष और सापेक्ष अभिसरण, यानी कंडीशनल एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। ठीक है भाई, अब ये चारों की चारों जो हैं वो सेकंड ग्रेड में है। इस सेकंड ग्रेड में तो सभी की सभी है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में केवल एक ही है, श्रेणियों का अभिसरण, और नहीं है तीनों में से कोई सा टॉपिक। फिर एक और अभिसरण आता है समाकलनों का अभिसरण। किसका आता है बोलो? समाकलनों का अभिसरण, समाकलनों का अभिसरण। अब ये ना तो फर्स्ट ग्रेड में और ना ही ये सेकंड ग्रेड में। ये वाला एक कॉलेज लेक्चरर वगैरह वाले पेपर में आ जाता है, या तो नहीं नेट वगैरह में ही आपको मिलेगा समाकलनों का अभिसरण। ठीक है भाई, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड एक एब्सोल्युटली होता है और एक कंडीशनल कन्वर्जेंट होता है। ये होते हैं हमें जो पढ़ने हैं रियल में, ये पढ़ने हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, और ये इसको छोड़ना होता है तो नॉर्मल टॉपिक ये भी, बट ये हमें पढ़ने हैं। इसमें से 3 क्वेश्चन थे, इसमें से एक क्वेश्चन था सापेक्ष और निरपेक्ष, 4 क्वेश्चन यहाँ से थे, एक मैक्सिमा मिनिमा का था रियल के अंतर्गत, एक अनुक्रम का था शायद। इस प्रकार टोटल रियल में से 8 क्वेश्चन थे सेकंड ग्रेड के अंदर। ठीक है, और फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन आता है, पुराने पेपर अगर उठा के देखें ना सभी को, तो श्रेणियों के अभिसरण से, श्रेणियों के अभिसरण से एक क्वेश्चन निरंतर आ रहा है, एक भी पेपर चूका नहीं है जहां आया नहीं हो श्रेणियों का अभिसरण। और यहाँ से सेकंड ग्रेड में भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, कई बार आया हुआ है। ठीक है भाई, अब देखो ज़्यादा तो मैं अभी चर्चा करूँगा नहीं इसके बारे में, इतने प्रकार के अभिसरण हमें पढ़ने सेकंड ग्रेड के अंदर। अभी यहाँ चर्चा जब रियल पढ़ाएंगे उसमें कम्प्लीटली चर्चा करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बस अभिसरण को बता रहा हूँ, और उसके बाद में इनके अभिसरण के रिजल्ट बता देता हूँ आपको। ठीक है भाई, थोड़ा सा अभिसरण को बता रहे हैं, फिर इसके रिजल्ट्स बता देते हैं। देखो अभिसरण का क्या होता है, देखो कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट पहले तो हम बात कर रहे हैं जैसे कि अनुक्रम का। किसका भाई? अनुक्रम। अनुक्रम को बोला जाता है सीक्वेंस, और सीक्वेंस में हमेशा कितने पद होते हैं? अनंत पद होते हैं। पहली चीज तो सीक्वेंस में हमेशा कितने पद होते हैं? अनंत पद होते हैं।
जो अनुक्रम होती है या सीक्वेंस होती है उसमें अनंत पद होते हैं, इसको हम xn से व्यक्त करते हैं। जैसे n का मान 1 रखेंगे x1, 2 रखेंगे x2, इस प्रकार अनंत नेचुरल नंबर है तो इसके अनंत पद आते हैं। तो जैसे जैसे हम अनुक्रम का पद बढ़ाते जाते हैं ना, तो एक निश्चित लिमिट की ओर भागता है, निश्चित लिमिट की ओर भागता है। इसका जो मान है ना वो एक निश्चित लिमिट की ओर भागता है, यानी कि एक निश्चित वैल्यू पर जाकर कन्वर्जेंट होता है। अगर निश्चित वैल्यू को नहीं भागे तो फिर डाइवर्जेंट होगा। जैसे कि मैं एक ही एग्जांपल देता आता हूँ सभी को मोस्टली समझाने के लिए इसका। जैसे कि तूफान की स्थिति वाला हम एग्जांपल लेते हैं मोस्टली केस में, कि भाई जैसे कि मान के चलो तूफान आया था 2-3 साल पहले, अगर उसकी स्पीड आपकी जैसे 150 किलोमीटर पर आवर की थी, अगर वो 300 से 350 किलोमीटर पर आवर की हो जाती तो आप सपोज के उड़ने लग जाते। क्या हो जाते? उड़ने। और आप उड़ गए यहाँ से, और उड़ने के बाद एक निश्चित दूरी पर हमें मिल जाते। उड़ने के बाद अगर आप मुझे निश्चित दूरी यानी फाइनाइट डिस्टेंस पर अगर मिल जाते तो आप हो गए कन्वर्जेंट। क्या हो गए? कन्वर्जेंट। अगर आप यहाँ से उड़ गए और उड़ के आप इन्फिनिटी पे चले गए, आप मिले ही नहीं ढूंढने के बाद, तो फिर आप हो जाते क्या? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट हो गए। फिर एक सीरियल जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि जैसे कि या फिर ये रूम होता जिसके अंदर गैस भरी होती, और गैस भरी होने के कारण आप उड़ने लग जाते। उड़ते तो मैक्सिमम छत तक जा सकते थे, जैसे गैस का गुब्बारा देखा होगा आप, मानते हो तो ऊपर या फिर नीचे, तो वो हो गया दोलन। यानी लिमिट 1 से ज़्यादा तो क्या हो जाएगा? दोलन। लेकिन दोलन एक ऐसा है, फाइनाइट है, छत से और फर्श तक जा रहे हो केवल, अब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो तो ये फाइनाइट दोलन हो गया। लेकिन आप क्षणिक तौर पर इन्फिनिटी पर पहुँच जाओ और क्षणिक तौर पर माइनस इन्फिनिटी पर चले जाओ, तो ये भी दोलन है। लेकिन एक ऐसा दोलन है, अपरिमित दोलन है, या इनफाइनाइट दोलन है, या इनफाइनाइट ऑसिलेशन है। ठीक है भाई, तो ये दोलन हो जाते हैं। तो कोई भी अनुक्रम है ना, वो 3 प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करती है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक तो अभिसारी, अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट। एक आपका व्यवहार प्रदर्शित करती है अपसारी, अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट। और एक आपका व्यवहार प्रदर्शित करती है दोलनीय यानी कि ऑसिलेट, ऑसिलेट्स। 3 प्रकार का व्यवहार कोई भी अनुक्रम आपकी प्रदर्शित करती है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अब 3 प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करती है तो इसकी शर्त तो ये होती है कि भाई लिमिट लगाओ। क्या लगाओ? लिमिट। लिमिट लगाओ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर xn एक निश्चित मान की ओर भागेगी, और सपोज दैट l परिमित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? परिमित। अभी कहा था ना मैंने, फाइनाइट डिस्टेंस पे आप मिल जाते हो, और ये जानी चाहिए इसकी लिमिट अनंत पर या माइनस अनंत पर, और इसकी लिमिट आनी चाहिए 2। कम से कम कितनी लिमिट आनी चाहिए? जब भी तो दोलन करेगा, या 3 लिमिट आ जाएंगी तो भी दोलन कर जाएगा, तो कम से कम 2 लिमिट या फाइनाइट आए या फिर इनफाइनाइट आए। जैसे कि आपने बचपन में झूला झूला होगा, या स्कूलों में ड्यूटी लगेगी वहाँ पर भी झूला मिल जाएंगे इस प्रकार के। तो जैसे कि आपको अगर मैं यहाँ से धक्का दूँ तो कहाँ पे जाके कन्वर्जेंट होगे? 0 पर, ग्राउंड फ्लोर पर आ जाओगे आप, जमीन पर। ऐसा थोड़ी ना यहाँ से धक्का दिया और आप जमीन के अंदर चले गए। चलो जमीन के अंदर चले भी गए तो अगर फाइनाइट दूरी पर मिल गए तो भी कन्वर्जेंट, लेकिन जमीन के अंदर पूरे चले गए माइनस इन्फिनिटी पर तो डाइवर्जेंट हो गए। क्या हो गए? डाइवर्जेंट। तो यानी कि अब मुझे बताओ, इस सीक्वेंस का पहला पद था x1, अगर मैं आपको x1 से धक्का दूं तो भी कहाँ जा रहे हो? 0 पर। अगर मैं x2 से धक्का दूं तो भी कहाँ जा रहे हो? वो तो 0 पर। x की पावर 50 से धक्का दूं तो भी कहाँ जा रहे हो? x 1000 से अगर आप धक्का दे दो तो भी कहाँ जाओगे? 0 पर, क्योंकि इस अनुक्रम में कितने पद हैं? अनंत पद हैं। तो अनुक्रम के 10-5 पद छोड़ने पर अनुक्रम के अभिसरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ जाना है वो वहीं जाएगी। अगर शुरू के 20 पद छोड़ दो, 100 पद छोड़ दो, 1000 पद छोड़ दो, 2000 पद छोड़ दो, 1,00,000 पद छोड़ दो, तो भी अनुक्रम जिस मान पे जाके अभिसरित होगी उसी पर जाएगी, क्योंकि अनुक्रम में कितने पद होते हैं? अनंत पद होते हैं। कितने पद होते हैं? अनंत पद होते हैं। तो अनुक्रम के अभिसरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आपने देखा होगा जैसे कि मूवी देखते हो, सीरियल्स देखते हो, सीरियल्स के अंतर्गत जब हॉस्पिटलों के अंतर्गत जाते हो तो हार्ट बीट दिखाई जाती है, और जैसे ही l बराबर 0 हो जाता है, यानी लिमिट का मान क्या हो जाए? 0, यानी हार्ट बीट 0 पर जाके क्या हो जाए? समपाती, यानी कन्वर्जेंट हो गई। जब ये समपाती हो जाती है तो फिर डॉक्टर बाहर आके एक ही शब्द कहता है, अब उसके प्राण हो जाते हैं डाइवर्जेंट, और उसकी हृदय की धड़कन हो जाती है कन्वर्जेंट। किस पर? l बराबर 0 पर।
और प्राण हो गए डाइवर्जेंट। अगर लौट के आ जाएं तो वो फिर यूनिक केस होता है, चमत्कार। डॉक्टर कहते हैं कि भाई ऐसा तो इतिहास में पहली बार हुआ है, और ज़्यादातर सीरियलों में ही होता है इतिहास में पहली बार, हकीकत में तो ना के बराबर मिलता है। हाँ, तो आप भी कर सकते हो भविष्य में, भगवान जब चले जाओ ऊपर तो करना संघर्ष के, मुझे दोबारा भेजो वापस। ठीक है भाई, ये तो नॉर्मल मैंने अभी यहाँ थोड़ा सा बताया इसके बारे में। और इसकी शर्त ये होती है, देखो एक्सेन अगर अल्फा पे कन्वर्जेंट होता है, किस पर? अल्फा पे, तो एक्सेन में से अल्फा घटाएंगे, वो एप्सिलॉन से छोटा होगा एक n इज ग्रेटर देन n नॉट के बाद, n इज ग्रेटर देन n नॉट के बाद एक्सेन माइनस अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन होता है। ये मैं पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगा, बहुत ही बारीकी से, लेकिन कब पढ़ाऊंगा? रियल एनालिसिस के अंदर। अभी हम केवल यहाँ थोड़ा सा सीख रहे थे तो उसका उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए हेडिंग डाल लीजिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर अभिसरण, वो हमें याद ही करने हैं इनके अभिसरण क्या क्या होंगे, कौन सा रैखिक होगा कौन सा रैखिक नहीं होगा। हेडिंग डालेंगे अब आप अभिसरण। देखो संख्यात्मक विधियों के अभिसरण है ना, देखो समीकरण f(x) बराबर 0 के मूल x बराबर xj, या अल्फा लिख सकते हो दिक्कत आ रही हो तो, के सामीप्य में xj xj xj, ये xj होता है इस प्रकार, एक जाई होता है इस प्रकार, ये तो xj है, जाई अलग होता है, वो जाई होता है। ग्रीक भाषा के शब्द रहे, क्या होता है कि जैसे कि मान के चलो पहले तुमने स्मॉल ABCD यूज कर लिए, फिर कैपिटल ABCD यूज कर लिए, फिर अल्फा बीटा गामा यूज कर लिए, अब ये भी खत्म हो गए तो फिर ग्रीक भाषा के शब्द ले आए या दूसरी भाषा के शब्द ले आए। जैसे कि फाई एक ऐसे लिखा जाता है, लैम्बडा फाई थीटा, तो दूसरी भाषा के शब्द ले लेते हैं। जब वर्ल्ड ही खत्म हो जाएंगे फिर दूसरी भाषा के शब्द ले लेते हैं। अब हमारे पास समीकरण ज़्यादा हो रहा है, मानने ज़्यादा मान पड़ रहे हैं, अब क्या माने, तो उस केस में फिर ग्रीक भाषा के शब्द ले लेते हैं बदल बदल के। समीकरण f(x) बराबर 0 के मूल x बराबर xj के सामीप्य में, देखो आपको पता है ना हम इटरेशन निकालते हैं, और इटरेशन निकालते हो ना तो पहले तो निकलता है प्रथम सन्निकटन, क्या निकलता है? और पहले निकलता है आपका प्रथम सन्निकटन x1, फिर x1 से क्या निकाला जाता है? x2, फिर x3, फिर x4, फिर निरंतर बढ़ता जाता है। जैसे कि मान आया था 2.2790, कितना आया था भाई? 2.2790, ये 9(2) हो गया, फिर आ जाएगा अगले में 2.27, ये 90 हो जाएगा, 2.27 ये 89 हो जाएगा, ये 2.27 हो जाएगा, ये 2.27 हो जाएगा, और कंटिन्यूस जाता हुआ फिर 2.27 हो जाएगा, और निरंतर अब चलता जा रहा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कितना भी मान ले जाओ, अब कितना भी मान ले जाओ ये निश्चित मान पे ही जा रहा है, कितना? 2.2786, यानी इस पे जाके रुक गया, एक इस पे जाके कन्वर्जेंट हो गया 2.0, जैसे इस पे जाके क्या हो गया? कन्वर्जेंट। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी तक कोई भी मान ले जाओ, हर बार यही वैल्यू दे रहा है, तो ये क्या हो गया? कन्वर्जेंट हो गया। क्या हो गया? कन्वर्जेंट। यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में एक्सेन जो है एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ कन्वर्जेंट हो जाता है। ये क्या निकाल रहे हो आप? इसके मूल। क्या निकाल रहे हो? मूल। अब ये xj है, यानी जो लिमिट आएगी वही तो xj होगा। ये क्या है बोलो? xj, यही तो लिमिट होगी, यानी यही तो मूल है। अब इसके सामीप्य में, अब f(x) बराबर 0 का मूल x बराबर xj के क्या निकाल रहे हो आप? सामीप्य में, के सामीप्य में, मतलब इसके नजदीकी तो निकले सभी मूल, बताओ बताओ, इसके नजदीकी तो निकले सामीप्य में। मूलों की अनुक्रम मिली है आपको, मूलों की अनुक्रम, हाँ भाई x1 x2 xn मिला था ना, अनुक्रम,
मूलों की अनुक्रम, क्या मिल लिया बोलो, xn, मूलों की अनुक्रम xn, k इज ग्रेटर देन 1, कोटि का अभिसरण कहलाता है यदि, कोटि का अभिसरण कहलाता है यदि, मतलब k कोटि का अभिसरण होगा अभिसरण कहलाता है यदि xn प्लस 1 माइनस xi इज लेस देन इक्वल c xn माइनस xi, xn माइनस xi और की पावर k, और यहाँ से n इज ग्रेटर देन इक्वल 0, n इज ग्रेटर देन इक्वल n नॉट होना चाहिए था। c अभिसरण की दर होती है, c जो है रेट ऑफ कन्वर्जेंट होती है, c जो होती है वो क्या होती है बोलो, रेट ऑफ कन्वर्जेंट होती है। c की जो वैल्यू लाइज करती है बिटवीन 0 to 1, n इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ये देखो भाई, इसमें याद रखो, देखो xn प्लस 1 माइनस xi लेस देन इक्वल c xn माइनस xi की पावर k, k तो कहला रही है आपकी क्या बोलो, k की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी, ये तो कहला रही है इसकी कोटि, और c जो है c अभिसरण की दर है, यहाँ c किसकी दर है बोलो, रेट ऑफ कन्वर्जेंट, अभिसरण की दर, अभिसरण की दर यानी कि रेट ऑफ कन्वर्जेंट, रेट ऑफ कन्वर्जेंट। c तो है अभिसरण की दर और k है अभिसरण की कोटि, c अभिसरण की दर है और k क्या है बोलो, अभिसरण की कोटि है। अब जो विधियां पढ़ाई हैं उनके लिए हमें याद करना है, हाँ आती है ना उसमें, फिक्स है इनके, हमें याद रखने हैं बस मान कि द्विभाजन विधि के लिए अभिसरण की कोटि इतनी है, दर इतनी है, इनमें से कौन कौन सा रेखीय है, जिसे उसका पूछा जाता है वो द्विरेखिक आता है, नीट इंटरप्शन वाला द्विरेखिक आता है, और जबकि द्विभाजन वाला रैखिक आता है, तो ऐसे पूछ लेता है वो, और क्या इसमें कौन सा रैखिक है कौन सा रैखिक नहीं है। रैखिक के लिए वही कोटि से पता करना पड़ता है, और दर आपकी c अभिसरण की दर होती है, c क्या होती है बोलो, अभिसरण की दर। तो लिखो इसमें लिख लिया नहीं, देखो पहली विधि है, इसमें कौन सी बढ़ाई थी मैंने बोलो, द्विभाजन विधि, आलेखीय में तो होता ही नहीं द्विभाजन विधि, क्योंकि वो तो चित्र बनाते हो ना आप, सन्निकटन विधि नहीं है। हाँ जी, इसका अभिसरण निकाल रहे हो द्विभाजन विधि का, xn माइनस xi इज लेस देन इक्वल 1/2 की पावर n और b माइनस a की पावर 1। अब इससे आकलन करो अब इसका ऊपर वाले से, अब k का मान कितना है यहाँ पर, 1, k का मान कितना है 1, और c के स्थान पर कितना है 1/2 की पावर n, तो c तो हो गई अभिसरण की दर, तो इसकी अभिसरण की दर कितनी आती है 1/2 की पावर n, और इसकी पावर आ रही है 1, और k का मान 1 आ गया, तो कैसा हो गया ये रैखिक, यानी कितनी कोटि का हो गया, k जो है अभिसरण की कोटि है, तो कितनी कोटि का हो गया, 1 कोटि का हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ c बराबर अभिसरण की दर, अगर आपसे पूछे एग्जामिनर अभिसरण की दर कितनी है बोलो इसमें, तो ये आता है 1/2 की पावर n। द्विभाजन विधि में अपसरण की दर कितनी होती है बोलो, 1/2 की पावर n। द्विभाजन विधि में अभिसरण की दर कितनी होती है, 1/2 की पावर n, तथा कोटि बोलो इसकी कोटि,
कोटि यानी कि के, और के का मान कितना 1, तो दिस इम्प्लाइज अभिसरण जो है वो रैखिक है या रेखीय है। द्विभाजन विधि का जो अभिसरण है ना वो रेखीय है। अभिसरण कैसा है बोलो? रेखीय है। द्विभाजन विधि का जो अभिसरण है वो कैसा है बोलो? रेखीय है। द्विभाजन विधि का जो अभिसरण है वो कैसा है बोलो? रेखीय है। ये सी अभिसरण की दर कहलाती है, रेट ऑफ कन्वर्जेंट। और यहाँ रेट ऑफ कन्वर्जेंट कितनी है आपको तो ये याद रखना है। द्विभाजन विधि के लिए अभिसरण का सूत्र पूछा जा सकता है, एक्स एन माइनस एक्स आई का मोड इज लेस देन इक्वल 1/2 की पावर एन बी माइनस ए, यानी अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। जहाँ सी अभिसरण की दर होती है जो आती है 1/2 की पावर एन, और कोटि का मान कितना है यहाँ पर? के का मान 1 है, तो यहाँ अभिसरण जो है वो कैसा हो जाता है? रेखीय हो जाता है। कैसा हो जाता है? रेखीय। हमें तो ये याद नहीं करना है, ये याद करना है, ये नहीं करना, हमें तो ये करना है। ये भी बता देता हूँ कौन सा याद रखना है, ये वाला। और इसमें भी क्या याद रखना है? एक तो कोटि और एक दर। दर 1/2 की पावर एन और कोटि कितनी है? 1। द्विभाजन विधि की दर कितनी है? 1/2 की पावर एन। कोटि कितनी है? 1। और द्विभाजन विधि के nवें उपअंतराल की लंबाई कितनी आती थी? b माइनस ए अपॉन 2 की पावर n। ये पूछा हुआ है, b माइनस ए अपॉन 2 की पावर n। ये हमने आपको बता दिया था। ये तो हो गई पहली विधि। कौन सी विधि? द्विभाजन विधि। अब दूसरा लिखोगे मिथ्या स्थिति विधि। ऊपर क्या लिखा हुआ है? n इज ग्रेटर देन इक्वल 0। n इज ग्रेटर देन इक्वल 0 है ना, लिखा हुआ तो है। कहाँ गया? हाँ, नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट करो और नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक, जब भी तो कन्वर्जेंट की कंडीशन आती है। मिथ्या स्थिति विधि का अभिसरण लिखो भाई। ये पुनरावृत्ति कराई नहीं मैंने ना? हाँ वो करा दूंगा। ये त्रुटि वाला केस है। एप्सिलॉन n प्लस 1 सी एप्सिलॉन n 1.618 1.618 है ना? हाँ जी, ये के का मान है, पावर जा रही है के, सी अभिसरण की दर है, तो के क्या हो गई बोलो? कोटि हो गई ना। ये तो पावर जो जा रही क्या है? अभिसरण की दर कितनी है यहाँ पर? सी होती है, और सी का मान मैं बता देता हूँ कितना आता है यहाँ पर। अभिसरण की दर जो है वो सी है, और सी का मान आता है यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स आई, एफ डबल डैश एक्स आई अपॉन एफ डैश एक्स आई की होल पावर 0.618। ये अभिसरण की दर आती है सी, और ये इसकी कोटि आती है। तो कोटि का मान कितना बोलो इसकी का? अभिसरण की जो कोटि है ना 1.618, अभिसरण की जो कोटि है वो आ रही है 1.618, और अभिसरण की दर आ रही है एफ डबल डैश एक्स आई अपॉन एफ डैश एक्स आई की होल पावर 0.618 0.618 2 है क्या मिथ्या स्थिति विधि में? टू है भाई। दो है भाई। हाँ भाई, पहली की बात करो। पहले तो मैं पहली की बात कर लेता हूँ। द्विभाजन विधि का अभिसरण रैखिक, यानी उसकी कोटि 1 आ रही है, और यहाँ से अगर मैं चर्चा करूँ तो दर कितनी है? 1/2 की पावर n। यहाँ इसकी दर कितनी है? एफ डबल डैश एक्स आई अपॉन 2 एफ डैश एक्स आई की होल पावर 0.618, और इसकी कोटि कितनी है? 1.618। अभी रैखिक है क्या? नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिथ्या स्थिति विधि रैखिक है कि द्विघाती है, ना तो रैखिक है और ना ये द्विघाती है। ना तो ये रैखिक है और ना ये द्विघाती है। तो ना तो रैखिक और ना ये द्विघाती है। हाँ जी, तीसरा लिखो न्यूटन रैप्सन का अभिसरण। न्यूटन कन्वर्जेंट ऑफ न्यूटन रैप्सन, न्यूटन रैप्सन का अभिसरण।
वो पूछेगा, ऐसे पूछता है कि निम्न समीकरणों में से कौन सा रैखिक है, या निम्न समीकरणों में से कौन से का अभिसरण रैखिक नहीं है, या निम्न में से कौन से का अभिसरण द्विघातीय है, ऐसे पूछता है। या फिर हाँ, लिखा नहीं आएगा, वो पूछ सकता है कि भाई द्विभाजन विधि से अभिसरण के लिए अभिसरण की दर कितनी आती है, इतना पूछ सकता है। तो आपको उत्तर देना होगा 1/2n, या फिर कोटि कितनी आती है, तो 1 आती है, रैखिक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पुटअप करता है एग्जामिनर, ये पूरा लिख के नहीं देगा। ये हमें या तो दर पूछ सकता है, या कोटि पूछ सकता है, या दर पूछ सकता है, या कोटि पूछ सकता है, बस इतना देगा, और क्या देगा। वो तो हम लिखा देते हैं फॉर्मूला इससे पहचानने के लिए। अब लिखो न्यूटन रैप्सन विधि का, हाँ जी, xn+1 माइनस xj इज लेस देन इक्वल c xn माइनस xj का स्क्वायर। हाँ भाई, कोटि बोलो कितनी हो गई, कोटि हो गई इसकी 2, तो ये द्विघातीय होता है। कोटि जो है तो जैसे इम्प्लाई अभिसरण द्विघाती है, केवल एक का ही द्विघाती आता है इसका, याद कर लो। अभिसरण कैसा है बोलो, द्विघाती है। अगर आपसे पूछा जाए द्विघाती अभिसरण किसका है, न्यूटन रैप्सन का, कई बार पूछा गया है। अभिसरण कैसा है बोलो, द्विघाती है। और दर बोलो इसकी कितनी आती है, तथा दर अभिसरण की दर c बराबर आती है f∬xj अपॉन 2f'(xj)। वही है जो ऊपर वाला याद किया है ना, इसमें पावर नहीं है। होल पावर भी है ये वाला, देखता हूँ मैं। वो तो खैर दिक्कत आएगी तो किसी दूसरी बुक से देख के कर लेंगे, उसमें कौन सी समस्या। गलत मत लिखना, उसमें क्या है। अभिसरण जो निकल के आएगा ना, हाँ तो यही है f'(x अपॉन), यही है। हाँ अच्छा अच्छा, उसमें गलत हो गया। f'(xj अपॉन 2f'(xj। अब हाँ जी, एक विधि आती है पुनरावृत्ति विधि, इटरेशन मेथड। ये मैंने पढ़ाई तो नहीं है, पर अभिसरण तो इसका भी बता ही देता हूँ। हाँ भाई, एक चीज ध्यान रखो कि जब भी कन्वर्जेंट की बात आती है ना, तो हमेशा लेस देन में आंसर आता है, हमेशा। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए ना कि x की इस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है, तो x इज लेस देन वाला आंसर लगाना, x इज लेस देन वाला हमेशा। अब जैसे कि पुनरावृत्ति विधि है, अब पुनरावृत्ति के अभिसरण को और देख लेते हैं कि इसका अभिसरण क्या निकल के आता है। अब इनमें से द्विघातीय कौन सा बोलो, एक ही है ना। अब इसका आता है बोलो कितना, xn+1 माइनस का xj इज लेस देन इक्वल c n+1 और xn माइनस xj की होल पावर 1। बोलो होल पावर 1 है तो कोटि कितनी हो गई बोलो, कोटि तो हो गई 1, यानी कि रैखिक हो गया है। कैसा हो गया फिर बोलो, रैखिक। और अभिसरण की दर बोलो कितनी है, c की पावर n+1। अभिसरण की दर, अब दर वगैरह तो मुश्किल पूछता है एग्जामिनर, यही पूछता है कि निम्न में से कौन सा रैखिक है और कौन सा रैखिक नहीं है। बताओ, मिथ्या स्थिति विधि तो रैखिक है नहीं, दो रैखिक हैं, द्विभाजन विधि और कौन सी, पुनरावृत्ति विधि। ये दो रैखिक हैं, और न्यूटन रैप्सन विधि द्विघातीय है। न्यूटन रैप्सन का पूछा जा चुका है, द्विघातीय है। इनमें अगर सबसे फास्ट अभिसरण की बात करें, वैसे तो सेकंड मेथड का होता है, लेकिन सेकंड मेथड में क्या होता है कि जरूर नहीं कि मूल विद्यमान हो, तो इस कारण उसको फेल कर देते हैं। अगर उसका ऑप्शन आता है तो वो भी लगाते हैं हम। फिर इन सभी विधियों में सबसे फास्ट अभिसरण जो होगा वो द्विघातीय है। द्विघातीय कौन सा है, न्यूटन, तो उसका होगा। तो सबसे तीव्र गति से जो अभिसरण होता है वो किसका होता है बोलो, न्यूटन रैप्सन का होता है।
तो नोट डाल के लिख लो। सबसे तीव्र गति से अभिसरण, सबसे तीव्र गति से अभिसरण कौन सी विधि से होता है बोलो? न्यूटन रैप्सन विधि से होता है। दिख आती है ना? न्यूटन रैप्सन विधि से होता है। अबे 2-3 चीजें याद रख लो न्यूटन रैप्सन विधि के लिए, है ना। सबसे फास्ट गति से अभिसरण न्यूटन रैप्सन विधि से। फॉर्मूला सेविसब रूप, द्विमूल रिपीट हो या एम मूल रिपीट हो तो एम का गुणा, द्विमूल हो तो 2 का गुणा। इस प्रकार हम इसे याद करते हुए चले जाते हैं। हाँ देखो, एक के जो जितना ज़्यादा नज़दीक होगा अभिसरण उतना ही धीमा, और 0 के जितना ज़्यादा सी का मान होता है अभिसरण उतना ही तेज होता है। जैसे कि इसमें नोट में फर्स्ट डाल लो, भले इसको सेकंड और कर देता हूँ मैं, भले लिख लो सेकंड नोट और डाल देता हूँ फिर। सेकंड पॉइंट और डाल देते हैं। देखो भाई सेकंड पॉइंट में क्या है, देखो हमेशा अभिसरण की दर 0 और 1 के बीच में होगी। हमेशा अभिसरण की दर, न्यूटन रैप्सन की नहीं, सभी की बात कर रहे हैं ना। अभिसरण की जो दर है ना वो 0 से तो ज़्यादा होगी और 1 से हमेशा क्या होगी? कम होगी। ठीक है भाई। अब जैसे ही सी का मान 1 के ज़्यादा नज़दीक पहुंचता है ना तो दर बहुत धीमी होती है, और सी का मान जैसे ही 0 के नज़दीक पहुंचता है तो दर बहुत तेज होती है। ठीक है भाई, सी के मान पर डिपेंड करता है। यदि सी का मान 1 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, 1 के नज़दीक है तो दर धीमी नहीं, 0 के नज़दीक तो तेज होगी। 1 के नज़दीक है तो दर कैसी होगी इसकी? धीमी। तथा 1 0 के नज़दीक हो, 0 के नज़दीक अभिसरण की दर तीव्र होगी। नज़दीक अभिसरण की दर तीव्र होगी। अभिसरण की जो दर है वो कैसी हो जाएगी बोलो? तीव्र होगी। हमेशा एक चीज ध्यान रखो, अभिसरण की दर हमेशा 0 से और 1 के बीच में होगी। ठीक है भाई, सी का मान 1 के नज़दीक है तो दर धीमी होगी, और 0 के नज़दीक है तो अभिसरण की दर जो है वो क्या होगी बोलो? तीव्र होगी। धीमी और तीव्र दो केस हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। अब इसके बाद हमारे पास सभी विधियां हो गई, एक विधि को छोड़कर, पुनरावृत्ति विधि, इटरेशन मेथड, उसको भी कर लेते हैं। सेकंड ग्रेड 2022 में और फर्स्ट ग्रेड 2022 दोनों में पुनरावृत्ति का ही क्वेश्चन था। दोनों की दोनों विधियों में किसका क्वेश्चन था बोलो? पुनरावृत्ति का क्वेश्चन था, जैसे कि आप सीट में भी देख सकते हो। ठीक है भाई, दोनों बार पुनरावृत्ति का क्वेश्चन दिया था, और दोनों बार ऐसा नहीं, अब आप क्वेश्चन बनाने की गुंजाइश तो रहती नहीं। अब क्वेश्चन बनाने की गुंजाइश रहती नहीं, अगर अंडर रूट में क्वेश्चन देगा या घनमूल में देगा तो पॉइंटों में कौन सॉल्व करेगा? कोई नहीं कर सकता, एग्जामिनर को भी पता, कर नहीं सकता बच्चा, तो उसकी थ्योरी में से ही क्वेश्चन बना के देगा। तो दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हो उसकी थ्योरी में से ही बना के दिए हैं, और पिछली बार भी मैंने करा रखा था, और पिछली बार की टाइपिंग ही है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फिर हम उसी टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। तो देखिए दोनों को साथ ही कर ले लेंगे, फिर एक साथ ही ले लेंगे, फिर बचता ही क्या है। पुनरावृत्ति विधि, इटरेशन मेथड। पुनरावृत्ति विधि, अब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी इस बार के पेपर में, इस वजह से इसको सबसे लास्ट में रख दिया। पिछली बार ये दूसरे नंबर पे कराई थी पुनरावृत्ति विधि, इस बार सबसे लास्ट में, क्योंकि इस पे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में क्वेश्चन आ चुका है। पुनरावृत्ति विधि या इटरेशन मेथड, फिर भी आना तो चाहिए।
हाँ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए, करा रहे हैं। बट इसमें ये होता है कि आप पढ़ के जाओगे तो इसे लास्ट में पढ़ोगे सबसे। अब पुनरावृत्ति विधि, इटरेशन मेथड। देखो इस विधि में समीकरण f(x) बराबर 0, ये तो दिया हुआ होगा जिसका मूल ज्ञात करना होता है, पर ध्यान रखो x वाला ही क्वेश्चन आएगा। कैसा आएगा? x वाला ही। इस विधि में समीकरण f(x) बराबर 0 को x बराबर 5x, मतलब x का ही मान निकालेंगे x के पदों में। जो समीकरण दे रखा है ना उसे हल करके x का मान निकालेंगे किसके पदों में? x के ही पदों में। x बराबर 5x के रूप में लिखते हैं, के रूप में लिखते हैं। सबसे पहले तो ये काम करना होता है, आपको लिख दिया प्रारंभिक मूल, इनिशियल रूट, प्रारंभिक मूल। अब प्रारंभिक मूल मानोगे आप x0, कितना मानोगे? x0। प्रारंभिक मूल x0 के सामीप्य में, अब देखो इसका बहुत बड़ा रोल है, इसका छोटा मोटा रोल नहीं अपितु बहुत बड़ा रोल है। हाँ भाई, अभिसरण के लिए मैंने पहले ही बता दिया लेस देन की कंडीशन आती है, कन्वर्जेंट के लिए क्या आता है हमेशा? लेस देन। यानी कि फाई का मैं अगर डेरिवेटिव निकालूं इस पॉइंट के प्रतिवेश में, सामीप्य यानी कि प्रतिवेश यानी कि पड़ोसी बिंदुओं पर, अगर मैं इसके पड़ोसी बिंदुओं पर इसका अवकलन निकालूं, उन पॉइंटों पर उसका मॉडुलस वैल्यू निकालूं, तो वो हमेशा किससे छोटी आनी चाहिए? 1 से। कि ऐसा नहीं कि तुम्हारा मन करे उस x की वैल्यू को 5x के रूप में लिख देंगे, नहीं, केवल कौन सी लिखी जाएगी? वह लिखी जाएगी कि इस के सामीप्य में अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं और उसका मॉडुलस निकालूं तो वो हमेशा किससे छोटा आना चाहिए? 1 से छोटा आना चाहिए। वही x बराबर 5x के रूप में लिखा जाएगा। जैसे कि पिछली बार मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि निम्न में से कौन सी फॉर्म को x बराबर 5x के रूप में लिखा जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो मैंने कराया था और वहां पे एग्जाम पेपर में दूसरा क्वेश्चन आया था। अब वो यही पहचानना था कि x बराबर 5x लिखना था। अब इनमें से कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। अब वैलिड के लिए बस मुझे 5x का क्या करना था? अवकलन, और अवकलन करने के बाद उस पॉइंट के नज़दीक किसी अन्य बिंदु पर चेक करके देखना था किस पर इसकी वैल्यू 1 से छोटी आती है और किस पर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आती है या बराबर आती है। जिस पर 1 से छोटी आएगी प्रत्येक बिंदु के लिए वहाँ हम आंसर लगा देंगे, और जिस पर बड़ी आ जाएगी, अनंत आ जाएगी, वो हमारा आंसर नहीं होगा। ये हमें ध्यान रखना होता है। अब देखो इसको कैसे भी खोल सकते हैं, या 5-x, हाँ भाई मोड़ को हटा दो, मोड़ हटाओगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा। इसकी जो डेरिवेटिव की वैल्यू है ना वो -1 और 1 के बीच आनी चाहिए, अगर मोड़ नहीं लगा रहे हो तो। और मोड़ लगाओगे तो हमेशा किससे छोटी आएगी? 1 से छोटी आएगी। ये होती है केवल छोटी सी विधि, जिसे आप कौन सी विधि कहते हो? पुनरावृत्ति विधि। अभिसरण बताई दिया कैसा होता है इसका? रैखिक होता है। अभिसरण बताई दिया, और अभिसरण की दर c⁻n+1 आई थी, शायद c⁻n+1 आई थी। तो ये हमारी नॉर्मल सी विधि है, ज़्यादा बड़ी विधि है नहीं, पर मेन है इसका क्वेश्चन जो एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। या तो ये पूछा जाएगा 5-x <1। इस बार भी कन्वर्जेंट पे पूछा था, वहाँ भी <1 वाला ही आंसर लगा देते। पुनरावृत्ति का क्वेश्चन था, जहाँ < दिखाई दे वहाँ आंसर टिक कर दो, बस बात खत्म। अब जो मैंने पिछली बार क्वेश्चन कराया था उसी को मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, तो फिर एग्जाम वाला ले लेंगे, है ना। पिछली बार जो क्वेश्चन कराया था आपको, ये कराया था, अच्छा, अभी तो इसी को लिख लो। हाँ जी, इसमें प्रथम सन्निकटन कैसे निकलता है? फिर प्रथम सन्निकटन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। हाँ भाई, एक मूल ज्ञात है आपको, कौन सा दे रखा है? x0 दे रखा है, मूल x0। अब मैं x0 को इसमें रख दूं तो यहाँ आ जाएगा x1। तो जैसे कि मैंने पहला वाला मूल रख दिया तो यहाँ पर प्रथम सन्निकटन आ गया। अब निकालो इसका द्वितीय सन्निकटन, द्वितीय दूसरा। हाँ जी, दूसरा कैसे निकलता है? अब इसमें x1 को रख दो तो अब आ जाएगा x2।
इसमें रख दो, अब जो फलन था ना उसमें x1 को रख दो, इसमें आ जाएगा x2। इस प्रकार इसका n+1वां सन्निकटन निकालो, n+1वां सन्निकटन, n+1वां सन्निकटन। हाँ जी, क्या आएगा बोलो? xn+1, यहाँ कितना हो जाएगा? xn। ध्यान रखो, यहाँ 2 है तो कितना आया है? 1, या 1 है तो 0, और यहाँ n+1 आया तो यहाँ कितना आएगा? n। तो पुनरावृत्ति का सूत्र भी पूछा जा सकता है, xn+1 बराबर 5xn हो जाता है। xn+1 बराबर 5xn हो जाता है। इसे सीधे याद रख सकते हो, क्या हो जाएगा बोलो? xn+1 बराबर 5xn। xn+1 बराबर क्या हो जाता है बोलो? 5xn। xn+1 बराबर क्या हो जाता है? 5xn। और पुनरावृत्ति सूत्र के लिए 5-x का मोड किससे छोटा होता है? 1 से छोटा होता है, या फिर 5-x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, x0 के सामिप्य में या x0 के नाइबरहुड में, x0 के सामिप्य में या फिर x0 के नाइबरहुड में। अब देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं एक। मैं एक चीज़ और बता दूं, इसमें मूल नहीं पूछेगा एग्जामिनर, मूल आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि मूल आप नहीं निकाल पाओगे, तो मूल वह नहीं पूछेगा। या फिर नॉर्मल अंदाज़ा लगवा सकता है, वो आप द्विभाजन विधि से भी अंदाज़ा लगा सकते हो, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव, तो मूल पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है। अब देखो मेन जो आपसे पूछा जाएगा वो यहाँ पर हमें वर्क करना है, ठीक है? ये लिख लिया सभी ने? अब देखो क्या पूछा जाएगा आपसे, जैसे कि क्वेश्चन है, मैं तो उसका आंसर भी लिखा देता हूँ। x³ + x² - 1 बराबर 0 का वास्तविक मूल ये दे रखा है ना, 75-48, ठीक है? याद भी हो जाता है, बस ज़्यादा आता है टफ तो हमें याद ही रखना होता है। एक ही पुनरावृत्ति का एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में, और उसका आंसर है 0.7548। वैसे अगर मैं बात करूं तो 0 रखोगे तो -1 आता है, और 1 रखोगे तो +1 आता है, यानी कि -1 और 1 के बीच में आंसर है इसका। सॉरी, 0 और 1 के बीच में कितना आता है बोलो? 0.7548, 0.7548, ठीक है? और वैसे आंसर पूछेगा नहीं, फिर भी आप एक एग्जाम्पल दे रखा है, बाय द वे एग्जामिनर का मत है कैसे घूम जाए, पूछ ले तो पूछ ले कि नहीं मुझे तो बहुत ही टफ करना है पेपर, तो पूछ लेगा, नहीं पूछेगा नहीं, क्योंकि अंडरवुड में क्वेश्चंस बनता है 0 और 1 के बीच में ना। 0 रख कितना आएगा? -1, और 1 रख कितना आएगा? +1। एक पर नेगेटिव और एक पर पॉजिटिव, तो मूल नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच होता है। अब भाई देखो, आवाज नहीं। अब समस्या ऐसे नहीं पूछता है एग्जामिनर, इस क्वेश्चन को कैसे पूछता है कि x बराबर 5x के रूप में लिखा जा सके पुनरावृत्ति विधि के द्वारा का वास्तविक मूल 0.48 है, वो भी कौन सी विधि से? पुनरावृत्ति से, है ना? अब एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि भाई 5x का मान बताओ मुझे क्या है। एग्जामिनर पूछेगा किसका मान बताओ? 5x का मान बताओ। 5x का कितना मान है? x बराबर 5x के रूप में लिखा जाएगा तो किसे लिखा जाएगा मुझे वो बताओ। लिख तो कई जाएंगे, लेकिन मुझे तो वही चाहिए पर्टिकुलर जो पुनरावृत्ति विधि उस पर क्या हो जाए? वैलिड हो जाए। 4 ऑप्शन इस बार भी दिए थे, तो देखो इसमें जैसे कोई सॉल्यूशन आप कर रहे हो, ठीक है? सॉल्यूशन आप कर रहे हो, इसको सबसे पहले f(x) मानेंगे आप। देखो सीख लो, फिर आपको दिक्कत होती है बार बार। इसको मान लिया आपने f(x), x³ + x² - 1, ठीक है भाई? यहाँ से मैंने 0 रखा, पहले तो 0 पे आ गया -1, फिर 1 रखा पॉइंट, x का मान 1 रखो, 1 + 1 - 1 कितना आ गया? 1। इस पर नेगेटिव है और इस पर पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली मूल जो है किस किस के बीच में? 0 व 1 के मध्य है। ये 0 और 1 के मध्य है। सबसे पहले तो ये पहचानो किस किस के मध्य है। अब 0 और 1 के मध्य है, दोनों बराबर बराबर दूरी पर हैं। अब 0 और 1 के मध्य सबसे बीच वाली वैल्यू मान लो, सपोज कीजिए प्रारंभिक मूल,
माना प्रारंभिक मूल एक्स नॉट तो चाहिए ना हमें, तो मीडिएटर टर्म ही ले लो, कोई समस्या थोड़ी ना है, क्योंकि दोनों बराबर दूरी पर है। प्रारंभिक मूल एक्स नॉट बराबर, सपोज कीजिए बीच का पॉइंट ले लो 0 + 1/2। इससे बढ़िया आसानी कहाँ मिलेगी? बीच का क्यों लिया पता है? क्योंकि दोनों से बराबर बराबर दूरी पे जा रहा है, -1 और ऊपर भी +1, 0 से 1 दूरी पर, ये भी 1 दूरी पर, तो मैंने बीच का ही ले लिया। अब बीच का ले लिया मैंने 0.5, ठीक है। अब 0.5 के सामीप्य में, मतलब 0.5 का प्रतिवेश क्या आता है? इधर की साइड तो जाएगा -1 और इधर की साइड जाएगा 0। भाई 0 रियल लाइन अगर आप बनाते हो ना, रियल लाइन, ये आपका 0 है, ये 0.5 है, ये आपका कितना है बोलो? 1 है। अब 0.5 का प्रतिवेश सबसे छोटा तो यही है, प्रतिवेश यानी कि पड़ोसी। 0.5 से लेफ्ट साइड में चले जाओ और 0.5 से राइट साइड में चले जाओ, और इसमें एक पॉइंट भी आ रहा है, कौन सा आ रहा है? 0 भी आ रहा है। इधर की साइड में कितना आ रहा है? 1। बड़ा भी ले सकते हो, प्रत्येक प्रतिवेश में बड़ा भी ले सकते हो इसको, इस छोटे से छोटा ही ले लिया आपने तो। अब इस प्रतिवेश में मुझे x बराबर 5x लिखना है। अब देखो कौन सा वैलिड होगा, देखो मैं तो वैलिड करना सिखा रहा हूँ। देखो पहला है, इससे निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? देखो पहला लिखो, जैसे x³ बराबर 1 - x², लिख सकते हो नहीं लिख सकते? अब यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा फिर बोलो? x बराबर 1 - x² की पावर 1/3। अब बोलो x बराबर 5x, तो ये क्या होगा बोलो? 5x होगा कि नहीं होगा? ये हो गया अब आपका 5x। अब इसका डेरिवेटिव करो, और डेरिवेटिव करने पर इस इंटरवल में इस डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा किससे छोटी आनी चाहिए? 1 से। अब देखो मुझे इसका अवकलन करना है, तो 5x बराबर कितना होगा बोलो? यहाँ पर यहाँ 5x बराबर हो गया 1 - x² की पावर 1/3। अब मुझे करना है इसका अवकलन, और अवकलन का निकालना है मापांक 5-x का मोड। हाँ भाई इसका अवकलन करो, x⁴n का अवकलन कितना होता है? nx n-1, यानी कि 1/x² की पावर 1/3 -1, 1/3 -1 -2/3, यही तो आएगा। फिर अंदर का करो, अंदर का कितना आएगा? 1 का 0, x² का -2x। अब ये मोड है तो प्लस वैल्यू देगा, तो ऊपर तो बच्चा 2x और नीचे कितना आ गया? 3, और ये 1 - x², यही तो आया, मोड़ लिया 2/3। अब नीचे पावर चली गई। अब मुझे बताओ, क्या x का कुछ भी मान रखूं मैं 0.5 के नज़दीक, 0.5 के नज़दीक x का कुछ भी मान रखूं, बताओ इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी क्या? 1 रख दूं तो मैं, हमें कहाँ है? 0.5 के नज़दीक तो 1 भी है, 1 रखी हूँ, कहा को? तो ये आ जाएगा <∞ होगा x बराबर 1 पर। किस पर? x बराबर 1 पर। और जबकि हमें क्या आना चाहिए था? <1 आना चाहिए था। x बराबर 1 पर इन्फिनिटी आ रहा है, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर इन्फिनिटी आ रहा है, और x बराबर 1 पर इन्फिनिटी आ रहा है जो 0.5 के प्रतिवेश में था, और x बराबर 1 पे इन्फिनिटी आ रहा है। तो जो x बराबर 5x लिखा है ना, वो आपने कैसा लिखा है? गलत लिखा है। इस पे पुनरावृत्ति विधि नहीं लगी। यानी x बराबर 5x बनाओ, जो 5x होगा उसका डेरिवेटिव करो, और जो आपका इनिशियल रूट है उसके नज़दीक कोई भी पॉइंट लेके देखो कहीं अनंत तो नहीं हो जाता, या फिर उसकी वैल्यू हमेशा कैसे छोटी आनी चाहिए? 1 से छोटी आनी चाहिए। तो पहला केस क्या हो गया? फेल। भाई मैंने वैल्यू निकाल ली, कहाँ से? इससे x³ का मान निकाल लिया। अब किसका निकाल सकते हो? x² का। किसका निकाल सकते हो? x² का। अब दूसरा केस निकाल लीजिए, x² का निकालो। अजय x² कहाँ है? तो ये आ जाएगा 1 - x³। कितना आ जाएगा बोलो? x² बराबर आ जाएगा 1 - x³। अब इसका वर्गमूल ले लीजिए, तो x बराबर कितना आ गया बोलो? 1 - x³ की पावर 1/2। अब ये कितना हो गया बोलो? 5x। ये किसके बराबर माना आपने? 5x के बराबर माना। अब इसका फिर से क्या करना है बोलो? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करो तो 5x निकालो अब यहाँ से फिर से, और उसका फिर से निकालना है मोड। अब इसका अवकलन करो x⁴n का, nx
n-1, तो ये आएगा 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस का 1/2। फिर अंदर का करो कितना आएगा, माइनस का 3x²। मोड है तो प्लस वैल्यू देगा, तो कितना हो गया बोलो 3/2, और ये कितना आया ऊपर x², और नीचे कितना आ गया बोलो 1 माइनस x³ 1/2। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू भी किससे छोटी आएगी, अनंत से। x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, तो ये भी हमने जो लिखा है ना x बराबर 5x, ये भी कैसा है, गलत है। x बराबर 5x, तो एग्जामिनर लिख के देता है x बराबर 5x, आपको स्वयं इनमें से कौन सा 5x के लिए संभव होगा। अब दो प्रकार से तो आपने x का मान निकाल लिया 5x के पदों में, अब एक प्रकार और बचा है, इनमें से क्या कॉमन निकाल दो, x² कॉमन निकाल दो। तो तीसरा केस, तीसरा यहाँ लिख लेता हूँ मैं ना, केस नंबर 3, केस नंबर 3। हाँ भाई देखो, यहाँ से मैं कॉमन निकाल देता हूँ x²। अब ये कितना बचा, x+1, और 1 को मैंने भेज दिया उधर। अब यहाँ से x² बराबर कितना आ गया बोलो, 1/x+1। अब यहाँ से x बराबर कितना आ गया बोलो, 1/x+1, यही आ गया ना। अब ये आ गया, अब आपका कितना बोलो 5x। अब आप निकालेंगे 5-x, इसका अवकलन, और उसका निकालोगे आप मोड। हाँ भाई 1/√x का अवकलन कितना होता है, 1/2√x, 1/2√x, ये आ गया x+1। अब इसका लगा रखा है आपने मोड। हाँ भाई कुछ भी रख दो, अब 0 से 1 के बीच में वैल्यू कुछ भी रखो, 0 से 1 के बीच में 0 भी रखते हो तो 1/2 आ रहा है, 1 से छोटा। 1 रख दो, 1 रखोगे तो 2√2, यानी 1 में 1 से बड़ी संख्या का भाग जा रहा है, वो भी 1 से छोटा। 0.5 रखेंगे तो 1.5 हो जाएगा। तो ये हमेशा, यानी 1/, में कुछ संख्या आ रही है ना, तो ये हमेशा किससे वैल्यू छोटी आ रही है, 1 से, तो इस पे पुनरावृत्ति लगेगी। x बराबर 5x, तो यहाँ 5x ये होगा 1/√x+1, इस पर पुनरावृत्ति लगेगी। इस पर क्या लग जाएगी बोलो, पुनरावृत्ति लग जाएगी। समझ में आया ना। अब 0.5 यानी कि 0 से और 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू रख के देख लो। जी 3/2 लिख लो। अच्छा √x का तो होता है 1/2, हाँ प्लस ही हो जाएगा ना, nx(n-1), तो इस पर लागू हो जाएगा, कुछ भी रख लो। इसका अवकलन कितना होता है, √x का अवकलन होता है 1/2√x। ये 1/√x लगा हुआ है, तो इसका अवकलन होगा माइनस के 1/2 और ये 3/2। माइनस आता है तो मोड लग जाएगा, वो तो प्लस ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब कर सकते हो, जो एग्जाम फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, हो गया वो डायरेक्ट। कौन से नंबर का क्वेश्चन है सीट में, पुनरावृत्ति का। फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन देखना, 104 107। माइनस 0.62 दे रखो है, यानी इसको -1 जाएगा, इधर की साइड 0 जाएगा। दो फेल हो गए थे, तीसरा पास हो गया। कौन पहचानेगा इसका आंसर, बताओ भाई। फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107।
क्या आप अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हो? हाँ तो इसका आंसर लिखो। हाँ जी सर। हाँ जी सर। किया कि 107वां आंसर बताओ भाई। पेपर में जरूरी थोड़ी ना यही आए, मैंने पिछली बार ये कराया था, अब आया दूसरा था। यहाँ तो दे दिया ना 0.62। वो देता ही है वैसे तो, प्रारंभिक मूल्य तो पता होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर आप एक पॉजिटिव ढूंढो एक नेगेटिव ढूंढो, फिर उनके बीच का पॉइंट ले लो, फिर उसका प्रतिवेश बना लो, या पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो बनाया ना उसी प्रतिवेश को ले लो। हाँ लिख दिया ना सभी ने। हाँ जी लिख पाए? करो भाई 107 को करो, स्पीड से करो भाई थोड़ा सा। जहाँ भी कन्वर्जेंट की बात हो तो हमेशा लेस देन में आंसर आता है, और 1 लेस देन 1 आता है, आपको पता है। इसमें तो 5 इज लेस देन 1 होना चाहिए। थर्ड आ गया, वेरी गुड। 107 का थर्ड आ रहा है। डॉक्यूमेंट, हाँ जी, वहाँ गलत नहीं होना चाहिए बस। इस संडे को पूरा रिपीट कर लेना इन्हें को एक बार, इस संडे को रिपीट कर लेना पूरा। संडे की तो छुट्टी रहती है। हाँ तो जो करना चाहे वो कर लेना। हाँ तो सुबह तो पूरे दिन फ्री रहोगे ना। 107 क्वेश्चन नंबर। अब ये क्वेश्चन था फर्स्ट ग्रेड 2022। आवाज नहीं भाई। देखो एक तो ये वाली बनाई थी, देखो यहाँ से आवाज नहीं। एक तो एक्स स्क्वायर आ सकता है कितना
x+1, और यानी कि x बराबर आ सकता है √x+1, यानी कि एक तो थर्ड ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, एक यहाँ से x की वैल्यू ये निकल सकती है, x को उधर भेज दो, यहाँ रहने दो x² - 1, यानी कि चौथा ऑप्शन भी है एक, है ना। और एक x कॉमन आ सकता है, एक x क्या आ सकता है बोलो, कॉमन। तो कितना बचा, x - 1 और बराबर में 1, और एक x बराबर आ सकता है आपका कितना, 1/x - 1। अब ये ऑप्शन तो बन ही नहीं रहा, कहीं बन रहा है क्या, कहाँ बन रहा, कहाँ बन रहा, तो ये तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, और फिर भी आपको कुछ नहीं करना होता, इस साइड में ऑप्शन लिखे होते हैं, x बराबर 5x, इनका अवकलन ही तो करना होता है। अब जैसे कि इसको मैं 5x मान लूँ, जैसे ऑप्शन नंबर 3 है 5x मान लूँ, तो यहाँ से 5x निकालना, हाँ जी, √x का होता है 1/2√x। हाँ जी, बताइए मुझे, प्रारंभिक मूल दे रखा -0.62, यानी कि -0.62 का मतलब हो गया -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में। अगर मैं x का मान -1 रख दूं, x का मान कितना रख दूं, -1, x बराबर -1 रख दूं, तो बताओ इन्फिनिटी आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तो कहाँ हुआ तीसरा आंसर, क्या थर्ड माना है, थर्ड क्यों माना है, देखो भाई यहां से कितना आ गया बोलो, लेस देन इन्फिनिटी, x बराबर -1 पर। ठीक है भाई, अब दूसरा हमारे पास ये बना था, ये वाला, हाँ भाई, तीसरा बन नहीं रहा है ना, x² - x, तीसरा बन जाता है, ये पहला बन जाता है ना, नहीं बनता, x का भाग दे देंगे ना, बन जाता है। हाँ जी, इसका करेंगे, हाँ जी 5x बोलो कितना है, x² - 1, 5x निकालना, 2x आ जाएगा। अब 2x आ जाता है, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 ही रख दूं या -1 ही रख दूंगा तो 2 हो जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा इसका मान 2, x बराबर -1 पर। तो यानी कि मोड़ लगता है ना, मोड़ नहीं लगता क्या, ठीक है भाई, तो ये भी फेल हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम चर्चा करें, ये वाला दे ही रखा है, यानी कि ऊपर वाले को लेते हो ना, तो x² बराबर कितना आ रहा है बोलो, x माइनस, यानी कि इधर की साइड जाएगा x+1 होता है, ये तो बनेगा ही नहीं, ये तो बनता ही नहीं है, ये 2 - 2x हो रहा है, और थर्ड ही होगा इसका, किसका, तो ये कहाँ बन जाएगा भाई, x² - x, सेकंड वाला, ये तो बन जाता है, पर इसका अवकलन करने पे आ रहा है क्या, -1 पे आ रहा है नेगेटिव, और 0 पर भी आ रहा है, रुको 1 मिनट में देखता हूँ उसको, -1 पर आ रहा है कितना, 1 और 2 के बीच में है ना। देखो भाई प्रॉब्लम यही हो रही है इसमें,
देखो ये आपका एफ ऑफ एक्स है, आवाज़ नहीं, क्वेश्चन को देखा करो, या तो कोई गलती से -0.62 लग गया होगा। ये दे रखा है, यहाँ F0 देखो -1 -1, और यहाँ से F1 देखो, F1 पे कितना आ रहा है बोलो, -1 आ रहा है, और F-1 पे +1 आ रहा है। तो मूल तो इनके बीच में ही है भाई, 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो हमसे तो 0 और -1 और 0 वाला केस पूछा है ना, 0.62 के प्रतिवेश में। 0.62 के नजदीक तो भैया हो, आंसर तो फिर ये अपॉन वाले केस ही आता है। वैसे तो x बराबर -1 लेते हो तो दिक्कत आ रही है इसमें। बस इतना हो सकता है कि अगर -1 से छोटा प्रतिवेश करते हो जब तो आ जाती है 1 से छोटी वैल्यू, लेकिन इंटरवल को थोड़ा सा भी बड़ा कर देते हो तो फिर किससे बड़ी, इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है। अगर -1 से छोटा लेते हो x की वैल्यू को, -1 से बड़ा, और किससे 0 से छोटा लेते हो, तब तो इसमें कन्वर्जेंट है, तब थर्ड आंसर लगाओगे, अदरवाइज नहीं लगेगा भाई, थर्ड ही लगेगा फिर उस केस में। देखो भाई, अगर इंटरवल बड़ा कर रहे हो, चारों ऑप्शंस में से कोई मैच ही नहीं हो रहा, अगर इंटरवल को बड़ा कर रहे हो जब तो आएगी नहीं, सब में 1 से बड़ी वैल्यू जा रही है, लेकिन इंटरवल को -1 और 0 के बीच में और छोटा कर रहे हो, तो इसी में आ सकता है 0.62 के प्रतिवेश में, और अदरवाइज किसी में नहीं आएगा 1 से छोटा, और सब में बड़ा आता है। हाँ, और सब में फिर बड़ा आता है, और तो कोई डाउटेशन बचता ही नहीं है। फिर तो ये तो बन ही नहीं रहा ना, इससे पहला तो बन ही नहीं रहा ना। हाँ, फिर भी कोई डाउटेशन होगा इसके आंसर में, वो देख लेंगे, है ना। थर्ड माना होगा, क्या माना इसमें, घबराइए मत, देख लेंगे इसमें कोई डाउटेशन हो। फिर भाई देखो, कोई 1/2√x 1 में किसी संख्या का भाग जाएगा तो 1 से छोटा आएगा, अगर -1 को छोड़ दिया जाए तो, केवल -1 को छोड़ दिया जाएगा, और सब में मल्टीपल में आ रहा है तो वो तो 1 से बड़ा आएगा ही आएगा, तो फिर थर्ड ऑप्शन ही लगाना पड़ता आपको, कोई ऑप्शन नहीं बचता तो इंटरवल को छोटा करते हुए। देखो हम ये कह रहे हैं आपसे, जब भी इंटरवल की बात करे एग्जामिनर, क्योंकि वे प्रतिवेश होता है और प्रतिवेश छोटे से छोटा लिया जाता है, अगर बड़े प्रतिवेश के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो प्रतिवेश को छोटा करके देखो। इसमें क्या होगा, छोटे से छोटे प्रतिवेश में देखो, अगर मैं इसकी चर्चा करता हूं तो इसका अपकलन आता है 2 - 2x, 2 - 2x, यानी 2 कॉमन 1 - x। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू लेते हैं तो ये मल्टीपल में आ रहा है तो हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से ये वाली टर्म इससे बन ही नहीं रही थी तो ये तो आएगा ही नहीं, और या फिर अगर हम इसका अपकलन भी करते तो 1/x² आता, ठीक है भाई। और यहाँ से अगर हम चर्चा करते 1/x² आता, और 1/x² और x की वैल्यू में -1/2 रख लेता तो ये 1/4 हो जाता, तो 4 ऊपर चला जाता तो 4 हो जाता, तो 1 से बड़ा हो जाता, तो इस केस में ये भी क्या हो जाता है आपका, फेल हो जाता। और यहाँ से अगर मैं चर्चा करूँ, यहाँ से आ रहा है 2x, यहाँ पर कितना आ रहा है 2x, अब 2x आ रहा है और x का मान -1 से और किसके बीच में है बोलो, 0 के बीच में। जैसे -1 से कुछ भी बड़ा रखो, -1 से कुछ भी बड़ा रखो, जैसे कि -3/2 रख लो, -1 से थोड़ा सा बड़ा रखना है, ठीक है, जैसे कि -0.75 रखा, और -0.75 का गुणा जब आप 2 से कर रहे हो, किससे कर रहे हो, 2 से, तो ये हो जाएगा 1.5, और माइनस का मोड़ लग जाएगा तो प्लस का 1.5, और प्लस का 1.5 किससे बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, और 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाता है, फेल। अब हम इसके प्रतिवेश को अगर हम और छोटा कर दें, ठीक है, हमें -1 पे तो डिफाइन नहीं है, -1 पर डिफाइन नहीं है, लेकिन -1 से छोटा प्रतिवेश कर लेते हो, इससे छोटा प्रतिवेश, अगर इससे छोटा प्रतिवेश कर लेते हो और 1 में किसी संख्या का क्या जा रहा है बोलो, भाग जा रहा है,
और इसमें एक जुड़ रहा है इसका अंडर रूट, और -1 से छोटा प्रतिवेश हो, सॉरी -1 से बड़ा और 0 से छोटा प्रतिवेश हो, तब फाइव डैश एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी हो जाएगी, तब हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखो जब भी बनाओ ना 1/, कुछ संख्या आ जानी चाहिए तो ही बन पाता, अदरवाइज नहीं बन पाता। लिख लो भाई इसको, 30 में आना होगा आरपीएससी आंसर। मतलब हमें प्रतिवेश को क्या छोटा से छोटा करना होता है, छोटे से प्रतिवेश में ही तो निकाल रहे हैं मूल। बड़े में तो जब भी तो हम 0 1 कर देते हैं, 0 और 1 के बीच में मूल है, जितना छोटा प्रतिवेश करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। 0 और 1 के बीच में 0 और 1 पे तो है ही नहीं ना, हाँ तो 0 और 1 पर तो है ही नहीं, या -1 और 0 पे नहीं है ना, तो -1 और 0 को छोड़ दो बस, उसके अतिरिक्त निकाल लो उस प्रतिवेश में। भाई -1 और 0 के बीच में मूल है, तो -1 और 0 पे तो नहीं है ना, तो उन दोनों को छोड़ दो, उन दोनों को छोड़कर उस प्रतिवेश में ले लो। हाँ तो इसमें तो नहीं आएगा ना, इसमें तो 1 से छोटा आएगा ना। देखो भाई चले जाना 1 मिनट और। देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जैसे f(x) निकाल रहे हो, आवाज नहीं भाई, f(x) निकाला, x बराबर a पर सपोज कीजिए नेगेटिव आ गया और b पर पॉजिटिव आ गया, तो यानी कि 0 तो नहीं आया ना। अब 0 आ जाता तो वही मूल हो जाता, 0 तो नहीं है, तो ना तो a पर मूल है और ना ही b पर मूल है, इन दोनों के बीच में होता है, यानी x की जो वैल्यू है वो b से छोटी होगी और a से बड़ी होगी। तो इन वाले पॉइंटों को मत लेना, वाले a और b को मत लेना, इसके बीच वाले पॉइंट लेने होते हैं, इसके बीच वाले। वहाँ तो हमने ले लिए थे, वहाँ से हम और भी वैल्यू रख के देखेंगे तो 1 से बड़ा आ जाएगा। हाँ हाँ ये तो रखना ही है आपको, वो तो वही रखनी पड़ती है ना इसमें। तो यही आएगा, 30 है वैसे भी, उस प्रतिवेश लिया जाता, उन पॉइंटों को छोड़ दो हमेशा। आवाज नहीं, 1 मिनट 1 मिनट भाई 1 मिनट, चलो कल ही कर लेना, आप आवाज करें। चलो ठीक है तो कल करा दो। कब? अब नहीं है, आज नहीं, कल होगी।